एक गांव के चौधरी साहब थे और इन चौधरी साहब की कहानी जो है ना आपके सामने मैंने आज रखनी है और इससे आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो चौधरी साहब थे, उन्होंने कहा जी मेरा गांव बड़ा ही बदतमीज़ है, यहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी करते हैं, लेकिन मैं वाहिद आदमी हूँ जिसके साथ इस पूरे गांव में, पूरे इलाके में आज तक बदतमीज़ी नहीं हुई और लोग मेरा बेइंतहा एहतराम करते हैं। जहाँ पर मैं जाता हूँ लोग झुक के मुझे सलाम करते हैं और आज तक जो कुछ लोगों ने मेरे साथ कहा है वो उसकी वादा खिलाफी नहीं की इन्होंने। 100% जो जुबान से ये निकालते हैं पूरी करते हैं। तो मेरी जिंदगी तो इस पूरे गांव में, पूरे इलाके में बड़ी अच्छी गुजरी है। लोग पता नहीं क्यों कहते रहते हैं कि यहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ बदतमीजी करते हैं। तो एक साहब जो वहां पे मौजूद थे तो उन्होंने कहा सर ये बताएं कि अगर आपकी इतनी इज्जत है पूरे इलाके में तो ये जो आपने 30 बंदूकों वाले पीछे खड़े हो किए हुए हैं जिनके हाथों में क्लाशनकोफ हैं, बड़ी बड़ी बंदूकें हैं, तो ये क्यों आपने खड़े किए हुए हैं? तो चौधरी साहब ने कहा कि इसी वजह से तो मेरी इज्जत करते हैं, इसी वजह से तो ये अपने किसी बात की खिलाफ वर्जी नहीं करते, कोई वादा खिलाफी नहीं करते, इसी वजह से तो ये मेरे सामने झुक के गुजरते हैं और इसी वजह से तो आज तक इस पूरे इलाके में मेरे साथ बदतमीजी नहीं की गई। ये छोटा सी कहानी है या छोटा सा वाकया है या छोटा सा लतीफ़ा है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है। सबक यह है कि अगर आप तगड़े हैं, अगर आपके कुव्वत बाजू आपके अंदर है, अगर आप अपनी टांगों पे, पाँव पे खड़े हैं, तो फिर पूरी दुनिया आपकी इज्जत करती है। और इसका अमली जो तजर्बा है, जो अमली मुशाहिदा है, वो इस वक्त, बल्कि आज से, अभी से थोड़े घंटे पहले, चंद घंटे पहले पूरी दुनिया ने देखा। वो इस तरह के हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के दौरे पर गए और ये वहाँ से इंग्लैंड जाएंगे और इंग्लैंड से ये अमेरिका जाएंगे और वहाँ पे यूएन में इन्होंने तकरीर करनी है। और बरतानिया में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप मौजूद है और वहाँ पे उम्मीद की जाती है कि इनकी वहाँ पे शायद मुलाकात भी उनके साथ हो जाए। और अगर नहीं भी होती तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ इनकी मुलाकात होगी। मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने मियां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए लंदन का इंतखाब किया है। तो मियां साहब लंदन में हैं और इस साइड से शहबाज साहब जो हैं वो भी लंदन में जाएंगे और दोनों भाई मिलकर कोई गुफ्तगू वगैरह आपस में करेंगे, कोई लाहेअमल तय करेंगे, वगैरह वगैरह हो सकता है। लेकिन उससे पहले ये सऊदी अरेबिया के दौरे पे गए हैं प्राइम मिनिस्टर आज, और ये सऊदी वली अहद की दावत पे ये वहाँ पे गए। और पहली मरतबा इस तरह हुआ है कि जब ये सऊदी अरब की हदूद में दाखिल हुए हैं तो सऊदी अरब के जो त्यारे हैं, जो उनकी फ़ज़ाइया है, उनके 5 त्यारे F-15 जो अमेरिका ने दिए ज़ाहिर सऊदी अरेबिया को, वो आए और उन्होंने स्क्वाड किया हमारे प्राइम मिनिस्टर को। और ये जो स्क्वाडन है इनका, ये 92nd स्क्वाडन है और उसके ये 5 त्यारे हैं और ये F-15 त्यारे हैं और ये फौरी तौर पे पाकिस्तान के त्यारे, प्राइम मिनिस्टर का जो त्यारा है जिसे एयरफोर्स 1 कहते हैं, उसके करीब आए और इसको स्क्वाड करके आगे लेके गए। और दूसरी तरफ साथ ही उन्होंने जो एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसके ज़रिए वेलकम किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। और उसके जवाब में मियां शहबाज शरीफ साहब ने अरबी में उनका शुक्रिया अदा किया। तो इससे पहले भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते थे सऊदी अरेबिया, इससे पहले भी गल्फ की मुख्तलिफ स्टेट्स में जाते थे, लेकिन कभी इस टाइप का प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, कभी इस टाइप की इज्जत अफजाई नहीं की गई। बल्कि एक वक्त तो ऐसा भी था कि जब हमारा प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर जाता था तो वली अहद से मुलाकात के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती थी, क्योंकि उसकी वजह यह थी कि वली अहद ये महसूस करते थे कि ये आ गए हैं तो ये कुछ ना कुछ हमसे मांगेंगे, तो इनसे जान छुड़वाएं, ज़्यादा बेहतर है। तो ज़्यादा ज़्यादा ये कहते थे जी आप उम्रा कर लें, ज़्यादा ज़्यादा कहते थे जी आप मस्जिद नबी चले जाएं, वहाँ पे नवाफिल अदा करें और फिर आपका जो इस्तकबाल है वो कोई गवर्नर कर लेगा। तो कभी गवर्नर मक्का जो थे वो आके इस्तकबाल कर देते थे, जद्दा के गवर्नर आके कर लेते थे, या फिर मदीना मुनव्वरा के जो गवर्नर थे वो इस्तकबाल कर लेते थे और उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर को वापस भेज दिया जाता था। लेकिन अब देखें कि बाकायदा सऊदी अरब की तरफ से प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो इस प्रोटोकॉल की 2-3 बड़ी वजूहात हैं जो ये साबित करती हैं कि अगर आपके अंदर जान है, अगर आप लड़ सकते हैं, अगर आप हालात का मुकाबला कर सकते हैं, अगर आप अपने से बड़े दुश्मन की आंखों में आंखें डाल सकते हैं, तो फिर पूरी दुनिया के अंदर आपकी इज्जत होती है। और इसकी जो 2-3 बड़ी वजूहात है उसके अंदर पहली वजह यह है कि पाकिस्तान ने इंडिया का ऐसा मुकाबला किया, ऐसा मुकाबला किया कि पूरी दुनिया ने देखा कि एक अकेला मुल्क है, उसका रेवेन्यू भी बड़ा थोड़ा है, उसके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी बड़े थोड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने से कहीं गुना बड़े दुश्मन के सामने डटा और उसको धूल चटवा दी। और पूरी दुनिया ये कह रही थी कि ना मारे इनको, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने मारा और पाकिस्तान ने साबित किया कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और दूसरा, जो ईरान के ऊपर इसराइल का हमला हुआ था तो उसमें पाकिस्तान डट के ईरान के साथ खड़ा हुआ और ईरान की पाकिस्तान ने भरपूर मदद की। और जो तीसरा इंसिडेंट है वो कतर के ऊपर इसराइल का हमला है, उसके अंदर जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तकरीर थी उसने पूरी दुनिया के अंदर एक तलातम बर्पा किया। लोगों को पता चला कि कोई मुल्क बोला है और ठीक ठाक टका के बोला। और उससे पहले जो हमारे मंदूब हैं यूएन के अंदर, इफ्तिखार साहब, जो कुछ उन्होंने कहा है वो भी कमाल, यानी कमाल तकरीर, इतनी ज़बरदस्त तकरीर थी कि मार्को रूबियो फौरी तौर पे इसहाक डार साहब को फ़ोन करने पे मजबूर हो गया कि थोड़ा सा हाथ होला रखें। तो ये चीज़ साबित करती है कि अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आप लड़ सकते हैं, अगर आप अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं, अगर आप दुनिया की आंखों में आंखें मिला के देख सकते हैं, तो फिर पूरी दुनिया आपकी इज्जत करती है। अब देखिए, ट्रंप साहब ने बाकायदा हमारे आर्मी चीफ को लंच पे बुलाया था,
प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी जिस तरह उनका इस्तकबाल चाइना के अंदर होता है, जिस तरह ईरान के अंदर होता है, जिस तरह टर्की के अंदर होता है, जिस तरह कतर उनकी तरफ देखता है, और जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान की इज्जत सऊदी अरेबिया में हो रही है, तो ये चीज़ साबित करती है कि अगर आप अपने कदमों पर खड़े होंगे तो पूरी दुनिया में आपकी इज्जत होगी। ये कहानी थी जो आपके सामने मैंने रखनी थी। आज के व्लॉग की तरफ आते हैं। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है और ये खबर साबित करती है कि हम एक ऐसे अंधे कुएं की तरफ बढ़ रहे हैं कि जिनसे अगर निकलना होगा तो फिर उसी तरह हमें निकलना होगा जिस तरह पाकिस्तान ने अपने जज्बे का इजहार किया था, जिससे पाकिस्तान ने अपनी दिफा का इजहार किया था। मदीना मुनव्वरा पर ड्रोन हमला हो गया है और ये बड़ा खौफनाक किस्म का ड्रोन हमला हुआ है और बाकायदा मस्जिद नबवी से ड्रोन दिखाया गया है, नजर आ रहा है, और पूरे मदीना मुनव्वरा ने ये मुआयना किया, मुशाहिदा किया कि किस तरह मदीना मुनव्वरा के ऊपर पहली मरतबा तारीख में ड्रोन हमला हो गया। ये ड्रोन हमला कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, पूरी तफसील आपको इस व्लॉग में दी जाएगी। और इसके साथ साथ रेफरी एंडी जो है उसे माफ़ी मांग ली है, लेकिन पाकिस्तान माफ़ी देने पर रजामंद नहीं है। इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है यूएई के अंदर जो है, दुबई के अंदर, वो भी आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तानी टीम जो है वो इस वक्त होटल के कमरों में है और वो यूएई के साथ मैच खेलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ एक ऐसा क्राइसिस पैदा हुआ कि आईसीसी जो मजबूर हो गई है कि पाकिस्तान की मिन्नतें की जाएं, और पाकिस्तान इस वक्त क्या करना चाहता है पूरी तफसील आपको इस व्लॉग में दी जाएगी। और आज मोदी की सियासत का आखिरी दिन था। क्या मोदी रिटायर हो रहे हैं, ये भी आपको इसी व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और बरतानिया में ट्रंप के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया और एहतजाज भी बड़ा अनोखा सा हुआ है। और इसके साथ साथ खेल की दुनिया से पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। एक खुशखबरियों को तरसा हुआ मुल्क, उसके लिए एक अच्छी खुशखबरी, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशखबरी, ये भी आपको इस व्लॉग में तफसील से बताई जाएगी। इमरान खान साहब के केस ओपन कोर्ट में चलाने का फैसला हो गया। अब अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब का कोई केस नहीं चलाया जाएगा। क्या इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं और वो जेल से निकल के अदालत के अंदर आके वहां पे मीडिया से बात किया करेंगे, ये भी आपको इस व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। बैरिस्टर सैफ साहब ने इमरान खान साहब के खिलाफ बयान दे दिया, जिससे पार्टी खासी नाराज है। ये बयान कहाँ दिया, क्यों दिया गया? 138 यूट्यूबर्स को नोटिस जारी हो गए हैं। ये कौन लोग हैं, क्यों नोटिस जारी हुए, और ये आपको बताएंगे। और कच्चे का इलाका डाकुओं से खाली हो गया है, अब वहाँ पे पुलिस का राज है। ये कच्चे के डाकू कहाँ चले गए, ये भी आपको इसी तफसील इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और साथ साथ पाकिस्तान के लिए एक नया इजाज़ भी है, कैसे है ये आप इस व्लॉग में मुलाजा करेंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें, हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट ऑफ ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया, आप इस लिंक पर क्लिक करके अब हमारे कॉलम सुन भी सकते हैं। हम सबसे पहले मदीना मुनव्वरा की तरफ आते हैं। मदीना मुनव्वरा पे एक ड्रोन हमला हुआ और ये ड्रोन हमला इस टाइप का था कि आसमान के ऊपर लोगों ने फजर की नमाज के बाद एक रोशनी देखी और ऐसा लग रहा था कोई मिसाइल है जो दागा गया है। और मस्जिद नबी में जो लोग सुबह की नमाज से फारिग होकर वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि सामने एक रोशनी का गोला है जो मस्जिद नबी की तरफ बढ़ रहा है। और फिर उसके बाद एक ज़ोरदार धमाका हुआ और उस धमाके के बाद वो जो रोशनी का गोला था वो ज़मीन के ऊपर आ गिरा और ये सहरा के अंदर गिरा है और मस्जिद नबी से खासे फासले पे गिरा है। उसके बाद बहुत स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गई कि शायद किसी तरफ से मिसाइल हमला हुआ है मस्जिद नबी के ऊपर, जिससे बहुत ज़्यादा मदीना मुनव्वरा में जो उस वक्त ज़ायरीन मौजूद है वो सारे परेशान हो गए। खुद मदीना मुनव्वरा के अपने लोग भी बड़े सरप्राइज हुए और वो सड़कों के ऊपर निकल आए। उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो इसके बारे में क्या रिस्पॉन्ड करें, ये कोई आसमान से गिरी हुई चीज़ है या किसी ने बाकायदा मदीना मुनव्वरा के ऊपर हमला किया है। तो फिर उसके बाद जो सऊदी गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी वजाहत आई और ये वजाहत अब तक अल जज़ीरा पे भी आ चुकी है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स हैं उसके ऊपर भी आ चुकी है। और साथ साथ एक हरमैन शरीफैन के बारे में एक इनसाइडर हरमैन के नाम से एक पेज है, उसके ऊपर भी इसकी वजाहत आ चुकी है। सऊदी गवर्नमेंट का ये कहना है कि एक गैर कानूनी ड्रोन था जो मदीना मुनव्वरा की हदूद में दाखिल हुआ और फिर उसको इंटरसेप्ट करके उसको गिरा दिया गया। अब ये गैर कानूनी ड्रोन क्या है, इसके बारे में कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये यमन से चला है और ये यमन से उड़ाया गया है, हूजियों ने उड़ाया है और ये मदीना मुनव्वरा की तरफ बढ़ रहा था और मदीना मुनव्वरा की हदूद में दाखिल हुआ है, लेकिन ये मस्जिद नबी की तरफ बढ़ रहा था, तो इसे रास्ते में इंटरसेप्ट करके इसको गिरा दिया गया। बाकी तफसीलात जो हैं पूरी दुनिया मालूम करना चाहती है, लेकिन सरेदस इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। लेकिन एक चीज़ जिसका मैं जिक्र करता जाऊँ कि इसराइल जो है वो अब मसलसल आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसने गजा के ऊपर कब्जा कर लिया है। और गजा ये ध्यान में रखें कि वेस्ट बैंक के बाद फ़लस्तीन के अंदर जो सबसे बड़ी आबादी थी वो गजा थी। तो अगर आपने वेस्ट बैंक खो दिया 1967 में, तो उसके बाद अब आपने गजा भी खो दिया है। तो अब इसराइल जो है उसका जो तोसी पसंदाना जो उसका प्लान है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है और उसका ख्याल ये है कि जो मदीना मुनव्वरा है और मक्का मुकरमा ये भी कभी इसराइल का हिस्सा होता था, तो ग्रेटर इसराइल के अंदर ये इलाके भी आते हैं। हो सकता है कि इसराइल की तरफ से ये टेस्ट किया गया हो कि अगर ऐसा कोई ड्रोन फेंका जाए या मिसाइल फेंका जाए तो जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसकी तरफ से क्या रिस्पांस आता है या सऊदी अरेबिया उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करता है। अब आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि ये मिसाइल कहाँ से चला था, किससे चलाया था, क्योंकि सरेदस इसके बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं मिली।
लेकिन अगर ये जहां से भी चला है, अगर ये इसराइल से चला है, तो इंतहाई अफसोसनाक सूरत है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम उम्मा को एक सुर्ख रुमाल दिखाया जा रहा है कि जो कर सकते हो आप कर लो। और अगर ये किसी इस्लामी मुल्क से चला है तो उसका भी कोई ना कोई नतीजा आने वाले दिनों में निकलेगा। लेकिन ये इंतहा दर्जे की गुस्ताखी है जिसने मुसलमानों को परेशान कर दिया। इसके साथ साथ ट्रंप बरतानिया पहुंच गए और विंडसर कासल के अंदर उनकी मुलाकात हुई है जो किंग चार्ल्स से और उनकी बहन कैथरीन से, और इन दोनों ने उनका इस्तकबाल किया है। लेकिन जब ये विंडसर कासल जा रहे थे तो उससे पहले कुछ लोगों ने एक प्रोजेक्टर के जरिए, जो प्रोजेक्टर होता है जिसके अंदर फिल्में चलती हैं, आपने यकीनन डेफिनेटली देखा होगा, स्लाइड चलती है, वो प्रोजेक्टर लगा के उन्होंने विंडसर कासल का जो एक पूरा पैनल है, एक पूरा उनका एक सेक्शन है, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की पुरानी फिल्म दिखा दी। और ये फिल्म बेसिकली एक बंदा है जेफरी और एप्स्टीन, इसका नाम है जेफरी एप्स्टीन, और ये बहुत बड़ी बड़ी पार्टी किया करता था न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के अंदर, और फिर इसके साथ साथ जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे, और ये इसके खास किस्म के गेस्ट होते थे जहाँ पे शराबें चल रही होती थी, वहाँ पे खवातीन होती थी, वहाँ पे डांस होता था, और इसके अंदर बड़े बड़े लोगों को इन्वाइट किया जाता था। उस जमाने में डोनाल्ड ट्रंप भी वहाँ पे जाते थे इन पार्टीज के अंदर। तो इनकी बहुत सारी वीडियोस हैं वो उस जमाने में बनी, और कुछ वीडियोस लीक भी हुई, और वो सारे इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई है, बहुत सारे लोगों के पास है। बाद में जेफरी गिरफ्तार हो गया था, फिर इसने खुदकुशी कर ली। कहा जाता है कि इसने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन ये कहा जाता है कि इसकी कुछ टेप्स हैं इसके पास, या कुछ लोगों के पास इसकी टेप्स हैं, जिसके अंदर जो दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन सब की टेप्स हैं जो इस वक्त ब्लैकमेलिंग का बहुत बड़ा टूल साबित हो रही हैं। तो ये जेफरी एप्स्टीन और उसके साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप की पिक्चर्स हैं, कुछ डांस की पिक्चर्स हैं, वो किसी ने प्रोजेक्टर पे चला दी, और उसके बाद वो जो विंडसर कासल है उसके ऊपर वो नजर आती थी, लोग उसको देख के हंसते रहे। तो एक अजीबोगरीब किस्म का एक एहतजाज था जो इससे पहले बरतानिया के अंदर नहीं हुआ। बहरहाल पुलिस एक्टिव हुई, और पुलिस ने जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो वीडियो चलाने वाले 4 अफराद थे उनको गिरफ्तार कर लिया। वो इस वक्त तक भी पुलिस की हिरासत में है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा बैनर बनाया गया जिसमें जेफरी एप्स्टीन भी है और साथ साथ उसके डोनाल्ड ट्रंप भी है, और ये बैनर जो है वो भी वहां पे लहराया गया है, और बाकायदा ड्रोन के जरिए उसकी पिक्चर्स बना के लोगों को दिखाई गई है कि हम इस तरह डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल कर रहे हैं। अब ट्रंप जो है वहां जाहिर है उनके लिए खसूसी तौर पर सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि वो अपने आप को बरतानिया में सेफ महसूस नहीं करते। और साथ साथ अब मुजाहरे सड़कों के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ शुरू हो गए। लोग फलस्तीन के नारे लगा रहे हैं और इस्राइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, और अमेरिका को इस वक्त बुली कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इन मुजाहिरों का क्या बनता है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के खिलाफ इस वक्त 10 केस चल रहे हैं। एक उनका जीएचक्यू के ऊपर हमला केस है, और 9 मई के 9 केसेस हैं, और इससे पहले ये सारे केसेस जो थे वो अडयाला जेल के अंदर चलते थे। और अडयाला जेल में केसेस चलाने के लिए पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन हुआ था कि इमरान खान साहब को बाहर नहीं लाया जा सकता, इनकी जान को खतरा है, लिहाजा इनके केसेस जो हैं वो जेल के अंदर चलाए जाएं। तो आज ये नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया पंजाब गवर्नमेंट ने, जिसके बाद अब ये केसेस इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत के अंदर चलेंगे, और इसे 1 अक्टूबर को पहली इसकी हेयरिंग है, जिसके बाद ये केसेस शिफ्ट हो जाएंगे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में रावलपिंडी में, और उसके बाद अडयाला जेल में किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये मुझे लगता है कि इसलिए फैसला किया गया है कि इमरान खान साहब क्योंकि इनके खिलाफ केसेस अदालत के जो अडयाला जेल के अंदर अदालत है उसके अंदर चल रहे हैं, तो हर बार वहाँ पर रश हो जाता है। इनके वकला भी आते हैं, फिर वहां पे मीडिया भी आता है, फिर इनकी फैमिली भी आती है, तो एक न्यूज़ बन जाती है, और उस न्यूज़ जो है उससे बहुत ज़्यादा फसादात फैलते हैं और पाकिस्तान की बदनामी होती है। तो गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि इमरान खान साहब और उनके केसेस को सेपरेट किया जाए, यानी इमरान खान साहब सिर्फ जेल में रहेंगे, तो जब वहाँ मीडिया नहीं होगा, जब वहाँ पे फैमिली नहीं होगी इनकी, जब वहाँ इनके वकला नहीं होंगे, तो वो खबर नहीं बनेंगे। और अगर इनके जो केसेस हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलें तो वहाँ पे ज़ाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा वकला की रिपोर्ट हो जाएगी, और इससे ज़्यादा कोई बड़ी खबर वहाँ से नहीं निकल सकेगी। और इस दौरान ये भी फैसला हुआ है कि अगर इमरान खान साहब की ज़रूरत हुई तो वीडियो लिंक के ऊपर वो अदालत में पेश होंगे। तो ये एक बड़ा फैसला हो गया। अब इमरान खान साहब के वकला इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, फैसल मलिक साहब इनके वकीलों ने कहा जी हमें मंजूर नहीं है, और हमें इजाज़त दी जाए कि इमरान खान साहब को ज़ाती तौर पर अदालत में पेश किया जाए, जो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को ज़ाती तौर पर अदालत में पेश करने की इजाज़त मिलेगी। अलबत्ता अगर ज़रूरत पड़ी तो वीडियो लिंक के ऊपर इमरान खान साहब को पेश कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ बैरिस्टर सैफ साहब ने आज एक चैनल को इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को दहशतगर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है उस पर कोई एतराज़ नहीं। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बैरिस्टर सैफ साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को कोई एतराफ़ नहीं, एतराज़ नहीं, जबकि इमरान खान साहब रोज़ाना ये कह रहे हैं कि जनाब ये फौरी तौर पर ऑपरेशन बंद किया जाए। उन्होंने अपने MNAs और सेनेटर से भी कहा है, साथ साथ उन्होंने गणापुर साहब से भी कहा है कि इस ऑपरेशन को बंद किया जाए, क्योंकि इससे खैबर पख्तूनख्वा के हालात ख़राब हो सकते हैं, और बिल्कुल हमारा वही अंजाम होगा जो ANP का हुआ था। दूसरी साइड पे बैरिस्टर सैफ साहब का क्लेम है कि इमरान खान साहब को कोई एतराज़ नहीं। तो ये एक अजीब सा तजाद है। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। अब सवाल यह है कि अगर एक तर्जुमान गवर्नमेंट का ये कह रहा है कि सूबे के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, तो फिर इमरान खान साहब को कौन बता रहा है कि वहां पे ऑपरेशन हो रहा है, और इमरान खान साहब क्यों कह रहे हैं कि इसको रोका जाए? तो अब ये बैरिस्टर सैफ साहब की जो स्टेटमेंट है वो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स के साथ मुताबिकत नहीं रखती। ऐसा लगता है कि बैरिस्टर सैफ साहब इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है या उनकी जो फिलॉसफी है उसे इत्तफाक नहीं रखते। तो आप कल देखिएगा
कल जुमेरात है और कल अगर कोई शख्स इमरान खान साहब तक पहुंच सका तो इमरान खान साहब बैरिस्टर सैफ साहब के बारे में कुछ ना कुछ कल फरमा देंगे और जो बयानिया बाहर आएगा वो बैरिस्टर सैफ साहब के इस बयानिए के साथ मुताबिकत नहीं रखेगा। इंडिया के अंदर 138 यूट्यूबर्स और 82 इंस्टाग्राम जो पेजेस हैंडल करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ नोटिस जारी हो गया और उन्हें पोस्टें हटाने का हुक्म जारी कर दिया गया। अब ये जो 138 यूट्यूबर्स हैं इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अडानी जो बहुत करीब हैं नरेंद्र मोदी के, उसके बारे में एक कुछ वीलॉग्स किए हैं और कुछ स्टेटमेंट्स इन्होंने जारी किए हैं कि ये करप्शन का बहुत बड़ा गढ़ है और ये दोनों मिल के बड़ी बड़ी करप्शन कर रहे हैं और ये जो दिफाई सौदे हैं उसके अंदर दोनों इन्वॉल्व हैं और उससे इंडियन आर्मी बड़ी कमज़ोर है। तो ये जो पोस्टें हैं इसको अदालत ने हुक्म जारी किया है कि इन सबको हटाया जाए और अगर हटाया नहीं जाता तो फिर इन सब यूट्यूबर्स के खिलाफ फैसला होगा या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जो यूट्यूबर्स हैं जिनके खिलाफ ये फैसला जारी किया गया इसमें न्यूज़ लॉन्ड्री है, द वायर है, बड़ी मशहूर वेबसाइट है इनकी, और WH न्यूज़ है इसके खिलाफ भी है, फिर रावेश कुमार है, फिर अजीत अंजम है, फिर ध्रुव राठी हैं, फिर आकाश बैनर्जी हैं और इन सबको दिल्ली कोर्ट की तरफ से आर्डर जारी हुआ है कि अपनी तमाम जो पोस्टें जो मुतनाज़ हैं जो मोदी साहब के खिलाफ हैं इसको फौरी तौर पे हटाया जाए। मुझे नहीं लगता कि ये लोग हटाएंगे और अगर हटाएंगे तो इससे पता चल जाएगा कि कितनी एक वहाँ पे आज़ादी है। इंडिया जो पाकिस्तानी मीडिया उसके ऊपर बात करता है हमेशा कि वहाँ पे कोई आज़ादी नहीं, तो अब इंडिया की सूरत हाल आप खुद देख लें कि यूट्यूब के ऊपर भी लोग वहाँ पे बात नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कोर्ट के आर्डर जारी हो जाते हैं। इसके साथ साथ कच्चे के इलाके से खबर आई है कि वहां पे पुलिस का कब्जा हो गया है और ये कश्मीर का इलाका है, कच्चे का इलाका है, वहां पे डाकू थे और तीन बड़े गैंग से वहां पे एक जागीरानी था गैंग है, दूसरा शर के नाम से एक है और तीसरा अन्नड़ दो गैंग है। ये तीन गैंग इन्होंने बहुत ज्यादा अंत मचाया हुआ था इस पूरे इलाके में, पूरे के पूरे गांव इनके कब्जे में थे और इनके पास खौफनाक किस्म के वेपन से और पुलिस इनके करीब नहीं फटकती थी क्योंकि ये उनको मिसाइलों से उड़ा देते थे, इनके पास लाइट वेट मिसाइल से और ये वहां से हमला कर देते थे इनके ऊपर। तो रॉकेट लॉन्चर्स भी इनके पास बहुत ज़्यादा और फिर हैवी असला जो इन्होंने अफगानिस्तान से ख़रीदा था, फिर ये लोगों को अगवा करके वहाँ ले जाते थे और उनकी वीडियो बनाते थे और फिर उनके लायकीन से पैसा इकट्ठा करते थे और स्टेट का कोई भी इदारा इनका मुकाबला नहीं कर सकता था। सैलाब की वजह से ये पूरा इलाका डूब गया है और इलाके के डूबने की वजह से कच्चे के डाकू भाग के शहरों के अंदर दाखिल हो गए हैं, वो शहरों में छुप गए हैं, तो पुलिस ने यहाँ पे कब्जा कर लिया है और उसके बाद अब वो डाकुओं का पीछा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि डाकुओं को पुलिस घेर के एक एक करके मार देगी ताकि इन इलाकों को जो कुदरत ने क्लियर किया है उसका फायदा उठाया जा सके। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। नरेंद्र मोदी साहब आज 75 साल के हो गए जनाब और उसकी 75 साल के बाद एक बहुत बड़ी डिबेट इंडिया के अंदर स्टार्ट हो गई है कि इनका सियासत का कैरियर जो है वो खत्म हो गया। आज इनका आखिरी दिन है क्योंकि बीजेपी ने आज से कुछ अर्सा पहले ये फैसला किया था कि कोई भी शख्स जिसकी उम्र 75 साल होगी वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहेगा, उसको सियासत से ताइब होना पड़ेगा, सियासत से रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी और इसी वजह से बड़े बड़े उनके जो लीडर्स थे वो सियासत से फारग हो गए। अब आज नरेंद्र मोदी साहब 75 साल के हुए हैं, बज़ाहिर इनका सियासी कैरियर खत्म हो गया है लेकिन नरेंद्र मोदी साहब अपनी कुर्सी के साथ चिपके हुए हैं। अब वहां पे एतराज़ ये किया जा रहा है कि अगर इनको खसूसी स्टेटस दे दिया गया है तो बाकी लोग जो हैं उनका क्या कसूर है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी उम्रें ज़ाहिर नरेंद्र मोदी साहब की उम्र के बराबर हैं और इनसे कद काठ उनका बहुत बड़ा है। अब अगर वो सियासत नहीं कर सकते तो फिर मोदी साहब सियासत क्यों कर रहे हैं। मोदी साहब ने इस 75 साल के बैरियर को ज़हन में रख के ये फैसला किया था कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें ताकि एक विक्ट्री उनके गले में आ जाए। जब विक्ट्री आ जाएगी तो उससे इनका ख्याल ये था कि इन्हें खसूसी एक स्टेटस मिल जाएगा कि क्योंकि इन्होंने जंग में पाकिस्तान को हराया, लिहाजा अब ये चौथी मरतबा भी प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं, ये 75 साल से ऊपर भी ये प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं, लेकिन इनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका। तो एक शिकस्त इनके गले में पड़ी है और दूसरा चाइना के अंदर जो इनके साथ सलूक किया गया उससे भी इनकी जो रेट है वो बहुत कमज़ोर हुई है। मेरी ज़ाती इंफॉर्मेशन ये है कि बीजेपी के अंदर इनके खिलाफ नफरत पाई जाती है और नरेंद्र मोदी साहब का जो सियासी कैरियर है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। आने वाले दिनों में आपको ये डिक्लाइन करते हुए नजर आएंगे और ये जो हार हुई है पाकिस्तान से वो इनके गले में उस तरह का हार साबित होगी और ये अब वहाँ से बचते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। टोक्यो से एक बहुत अच्छी खबर आई है स्पोर्ट्स की दुनिया से। वहाँ पे अरशद नदीम साहब इस वक्त मौजूद हैं जो नेज़ाबाज हैं पाकिस्तान के और वर्ल्ड लेवल के नेज़ाबाज हैं। वहाँ पे टोक्यो में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही है और अरशद नदीम साहब क्वालिफाई कर गए हैं फाइनल के लिए और इन्होंने 3 मरतबा नेज़ा फेंका था। जो पहला नेज़ा था वो बड़ा कमज़ोर थ्रो साबित हुई थी, 76.9 मीटर के फासले में इन्होंने फेंका था, जिससे इंडिया के अंदर बड़ी तालियां बजी कि ये फारग हो गया अरशद नदीम। दूसरी मरतबा जब इन्होंने थ्रो किया तो उससे भी ये कमज़ोर साबित हुई थ्रो, वो 74.17 मीटर के फासले पे जाके गिरी और सबका ख्याल ये था कि ये फारग हो गए हैं और अब नीरज चोपड़ा जो इंडिया का बड़ा नेज़ाबाज है वो इनकी जगह ले लेगा।
लेकिन जब तीसरी थ्रो फेंकी तो इन्होंने कमाल कर दिया, 85.28 मीटर पे थ्रो फेंकी गई और उसके साथ ही अरशद नदीम साहब क्वालिफाई कर गए फाइनल के लिए। इनके मुकाबले में नीरज चोपड़ा जो है उनकी जो थ्रो थी 84.85 मीटर थी, यानी ऑलमोस्ट 1 मीटर उनकी पीछे थ्रो है। तो अरशद नदीम साहब की शक्ल में पाकिस्तान को एक अच्छी खुशखबरी मिली। एक साइड पे क्रिकेट की दुनिया से बुरी खबरें आ रही हैं, तो कम से कम नेज़ाबाजी की दुनिया से पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर आ रही है और ये खबर आने वाले दिनों में मटेरियलाइज होगी। और जो क्रिकेट टीम ने हमारे गंदे कपड़े पूरी दुनिया के सामने रखे हैं, मेरा ख्याल है अरशद नदीम साहब की शक्ल में, इनकी फतह की शक्ल में पाकिस्तान उसको भूल जाएगा और पाकिस्तान को आने वाले दिनों में एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। इसके साथ साथ T20 एशिया कप की तरफ आते हैं। अब रेफरी एंडी जो है उसने पाकिस्तान से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा जी मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, बस आप अपनी टीम से कहें कि वो बाईकाट न करे और वो मैचेस खेले। लेकिन पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि रेफरी एंडी को फारिग किया जाए। इस वक्त भी डिबेट चल रही है और वहाँ क्योंकि आज हमारी क्रिकेट टीम ने मैच खेलना था और ये मैच यूएई के साथ था इनका, और यूएई पाकिस्तान का दोस्त है और उनकी तरफ से बड़ा प्रेशर था, बड़ी रिक्वेस्ट थी कि आप इस मैच को बाईकाट ना करें। अगर आपने बाईकाट करना है तो इंडियन मैचेस के साथ बाईकाट करें। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि क्योंकि इंडिया इसका मेज़बान है और ये सारे जो फ़ायदे हैं वो सिर्फ इंडिया को हो रहे हैं, तो एक साइड से वो पाकिस्तान को बुली भी कर रहा है और दूसरी साइड पर वो पाकिस्तान से फ़ायदे भी उठा रहा है। तो हम माशी फ़ायदा इंडिया को नहीं पहुँचाना चाहते। जब तक रेफरी एंडी फारिग नहीं होता, पीसीबी का ये कहना था कि हमारी टीम मैदान में नहीं जाएगी। इस दौरान पाकिस्तानी टीम का जो सामान है, जो उनके बैट हैं और जो बाकी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी बसीस के निचले हिस्से में जहाँ पे सामान रखा जाता है वहाँ रख दी गई थी। बस जो होटल के दरवाजे पे खड़ी थी क्रिकेट टीम, ज़ाहिर है वो हॉल में आ गई थी और लॉबी में बैठी हुई थी। इस दौरान पीसीबी ने उनको रोक दिया कि जब तक हम नहीं कहेंगे आप यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। तो टीम होटल के अंदर बैठी रही, मीडिया बाहर खड़ा रहा और ये खबरें लाइव पाकिस्तान में भी दिखाई जाती रही और इंडिया में भी दिखाई जाती रही। लेकिन फिर पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से टीम को ये कहा गया कि आप अपने अपने कमरों में चले जाएं, तो टीम अपने अपने कमरों में चली गई। इस दौरान बहुत ज़्यादा डिबेट हुई पाकिस्तान में कि क्या करना चाहिए, क्योंकि यूएई को भी पाकिस्तान नाराज़ नहीं कर सकता। और इससे फिर जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने नजम सेठी साहब को भी बुलाया और रमीज़ राजा साहब को भी बुलाया जो पहले चेयरमैन पीसीबी रह चुके हैं, और उनके साथ उन्होंने मामलात को तय करने की कोशिश की, मुज़ाकरात किए कैसी सूरत में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। अब तक कोई खास खबर बाहर नहीं निकली। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, हो सकता है इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही हो क्योंकि मैं तो आपके सामने बैठा हूं। अब इसमें से कोई खबर निकलेगी तो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन खबर सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान डटा हुआ है। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि रेफरी एंडी जाएगा तो पाकिस्तान की टीम जो है वो मैदान में जाएगी, वरना पाकिस्तानी टीम वापस आ रही है। और रेफरी एंडी ने माफ़ी मांगने का फैसला कर लिया कि वो माफ़ी मांग लेता है पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान माफ़ी पे राजी नहीं हो रहा। अगली सूरत क्या है अगले व्लॉग में हम आपको बताएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।